नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और साथियों मैं बता देता हूं, आज अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स या अपनी जो कंप्यूटर की सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कंप्लीट चर्चा करेंगे। पेपर सॉल्यूशंस की भी और जो टॉपिक्स हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी आप पढ़ाई के लिए गाइड करना, उनकी भी एग्जाम आने वाली है तो अपनी कंप्लीट जो टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज नोट्स और पेपर सॉल्यूशंस अपने ऐप पर अवेलेबल है, ताकि उनको गाइड कीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सके। और साथियों अपन चलते हैं अपनी सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट है अपनी कंप्यूटर की। कौन सी सब्जेक्ट है साथियों? कंप्यूटर की सब्जेक्ट है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या। देखो साथियों, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि क्या करती है, जो भी डाटाज वगैरह होती है उनको कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद में उनसे देखो क्या करती है, मतलब परफॉर्म। जैसे मान लो कोई भी डाटाज होते हैं उनसे रिजल्ट निकालने का, निष्कर्ष निकालने का कार्य करती है। देखो, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि सूचनाओं को रखने व प्राप्त करने का क्या करती है, कार्य करती है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की मशीन है जो कि सूचनाओं को रखने और प्राप्त करने का क्या करती है, कार्य करती है। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल, मतलब तार्किक और अंकगणितीय ऑपरेशन को परफॉर्मेंस करती है। मतलब ना कि और प्रकार के डाटाज को। कौन कौन से होंगे? अर्थमेटिक और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन को ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो मशीन है कौन से डाटाज को क्या करती है, परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय, और तार्किक या लॉजिकल। इसके बाद में देखो कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में और देखो कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक डिवाइस और फ्लेक्सिबल क्या है, मशीन है जो कि डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है। डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है, और उनको अर्थपूर्ण सूचना में क्या करती है, परिवर्तित करती है। साथियों मैं दोबारा से बता देता हूं, कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की मशीन है जिसमें डाटाज क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और उनकी जो सूचनाएं होती है उनका क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। इसके पहले अपन ने बात की, ये एक प्रकार का क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो होते हैं डाटाज होते हैं उनका क्या करती है, उनको परफॉर्म करती है। इसके बाद में देखो कंप्यूटर के बारे में और देख लेते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम रॉ डाटा देकर, मतलब अपरिष्कृत डाटा देकर उसके प्रोग्राम द्वारा नियंत्रण करके उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर को 2 × 4 लिख कर दे, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। अब वो उसको अर्थपूर्ण सूचना में कैसे बदलता है, 8 इसका आंसर ला देगा। यही क्या है, अर्थपूर्ण सूचना। क्या है साथियों? अर्थपूर्ण सूचना। इसके बाद में देखो, उदाहरण के तौर पर किसी विद्यार्थी की अंक तालिका में उपलब्ध डाटा है, जैसे नाम है, रोल नंबर है, पूर्णांक है, प्राप्तांक है, विषय है, नंबर है। ये क्या है, रो डाटा है। क्या है साथियों? रो डाटा है जो कि कंप्यूटर को क्या करते हैं, अपन प्रोवाइड करवाते हैं रो डाटा को, और इनके द्वारा अपने को एक अर्थपूर्ण सूचना क्या होती है, प्राप्त होती है। आई होप कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, मशीन है जिसमें अपन रॉ डाटाज को देते हैं और उनसे अपने को एक अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद में साथियों चलते हैं आगे की ओर। कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार से कार्य करता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। डाटा और जो निर्देश होते हैं इनको इनपुट डिवाइस की सहायता से लेता है, और दिए गए डाटा निर्देशक को क्या करता है, जो डाटा होते हैं उनको प्रोसेस करता है, और इसके बाद में आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट देता है। जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेनली कितनी प्रोसेस के थ्रू कार्य करता है? 3 स्टेप के थ्रू। पहले जो भी डाटा होगी, रो मटेरियल होगा, जो भी रो डाटा है उनको पहले तो इनपुट के द्वारा लेगा, इसके बाद में प्रोसेस करेगा,
प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। आउटपुट मतलब अर्थपूर्ण सूचना। तो 3 प्रोसेस हुई, इनपुट डिवाइस के द्वारा लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट 3 प्रकार की स्टेप हुई। इसके बाद में देखो डाटा क्या होते हैं। यह सामान्यतः तथ्य, चित्र, चिन्ह का क्या होता है? समूह होता है, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई नंबर हो गए। अब इसके बाद में चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे है कि सूचना क्या होती है। सूचना क्या होती है? किसी प्रकार के डाटा को प्रोसेस, जो डाटा आज अपन ने दिए उनको प्रोसेस करने के बाद में इस प्रकार से जो तैयार किया जाता है उसका कोई अर्थ निकल सके, उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। जैसे नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें डाल दे और प्राप्तांक, पूर्णांक डाल दिए और रिजल्ट निकाल कर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है? विशेषताएं देखो, पहली है इसकी स्पीड हाई होती है, ये ऑटोमेटिक होता है मतलब स्वचालित होता है, और इसकी शुद्धता मतलब एक्यूरेसी होती है। इसका जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इससे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, सूचना प्राप्त होती है, वो एक शुद्धता के साथ में, और सार्वभौमिकी, ये सभी प्रकार के कार्य करने में सहायक होता है। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब बहुत सारे डाटा को ये स्टोरेज कर सकता है। कर्मठता मतलब डिलीगेंस, इसकी क्या है? विशेषता है। फिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखो, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। देखो दोबारा से देख लो, कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly used for technology या ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या हुई? कंप्यूटर की फुल फॉर्म हुई। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए साथियों, ये तो वही प्रोसेस है जिसमें अपन ने बात की थी ना कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले क्या होती है? उसकी जो प्रोसेस होती है ना, जो मतलब कोई भी इनपुट डालते हैं उससे क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है, प्रोसेस होती है, वो चीजें हैं। इसके बाद में इसकी पीडी का क्वेश्चन आया हुआ है जो अपन सोल्व कर लेते हैं। आगे में पेपर में भी आपको सारी चीजें बता दूंगा। देखो पीडी में क्या है, देखो पीडी क्या होती है? कंप्यूटर की पीडी क्या होती है? मतलब जैसे मान लो साथियों, कोई भी अपना कंप्यूटर है, जैसे सुपर कंप्यूटर अपने को प्राप्त हुआ, तो वो डायरेक्ट सुपर कंप्यूटर थोड़ा ना प्राप्त हुआ, इसके पहले की भी तो कोई पीढ़ियां थी, पहले भी तो कोई कंप्यूटर आया था। तो उन सभी की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले है कितनी पीढ़ी थी टोटल? 5 पीढ़ी थी, और 1946 को कंप्यूटर का युग का जो प्रारंभ था ये माना जाता है। और एनिएक नामक प्रथम कंप्यूटर था। कौन सा था? प्रथम कंप्यूटर था। और इनकी जो आज का जो कंप्यूटर है वो जो उसका विकास किया गया, उसके लिए 5 पीढ़ियां थी। कितनी पीढ़ियां थी? प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 क्या थी? पीढ़ियां थी। और कंप्यूटर का युग का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? 1946 में एनिएक नामक कंप्यूटर का क्या किया गया था? विकसित किया गया था। और ये जो 5 पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियों में आपको क्या पढ़ना है कि मतलब इनके जो कंप्यूटर, जैसे पहली पीढ़ी का कोई कंप्यूटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मेनली ये देखना है। अंतर वगैरह में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेके 1955 तक रही। इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक कब विकसित किया गया? 1946 में। और जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और ये आकार में सबसे ज्यादा बड़े क्या थे? कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे ज्यादा बड़े थे आकार में। और इनकी डाटा जो प्रोसेसिंग की क्रिया है वो क्या थी? बहुत ही कम थी। और ये वजन में भी क्या थे? बहुत ही ज्यादा भारी थे। और इनमें विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होती थी? मतलब बिजली की खपत क्या होती थी? बहुत ही ज्यादा। और बहुत ही ज्यादा क्या थे? महंगे थे। और प्रयोग करने में काफी कठिनाइयां आती थी। मतलब ऐसे कोई छोटा आकार का नहीं था, रूम के आकार के तरह के पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे। इसके बाद में है इनपुट आउटपुट के लिए
पंच कार्ड का, किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और इसमें केवल ये केवल मशीनी भाषा और असेंबली भाषा को ही क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। मतलब ये जो कंप्यूटर था कौन सा, प्रथम पीढ़ी का, ये असेंबली भाषा और जो मशीनी भाषा है इसी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इसके कौन कौन से कंप्यूटर थे, एनिएक और एडवेक और यूनिवेक और आईबीएम, इनकी फुल फॉर्म देख लेना। इसके बाद में आते हैं सेकंड जनरेशन के, कौन से, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। इनमें जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट पीढ़ी में अपन ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, उसकी जगह यहाँ सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर का क्या हो गया, बहुत ही आकार छोटा हो गया, कौन से की, प्रथम पीढ़ी की कंपेयर में, और वजन भी बहुत ही कम हो गया, किसकी कंपेयर में, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की कंपेयर में। और प्रथम पीढ़ी के मुकाबले इनकी गति भी क्या थी, तेज थी। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उनकी कंपेयर में इनकी गति भी क्या थी, कार्य करने की तेज थी। और प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक कोर का, किसका, मैग्नेटिक का प्रयोग किया गया। और इस पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और कम कीमत होने के साथ साथ में प्रयोग करने में भी क्या हो रही थी, इसमें काफ़ी आसानी हो रही थी। और इसमें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया, जो कि वर्तमान समय में भी सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कौन कौन सा है, IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। देखो ट्रांजिस्टर का अगर आविष्कार पूछे तो वो किसने किया था, विलियम शाक्ली एंड इनके सहयोगी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। अब आती है अपनी थर्ड जनरेशन, कौन सी आती है, थर्ड जनरेशन कब से लेकर कब तक थी, 1665 से लेके और 1975 तक थी। इसके बाद में चलते हैं, इस जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी क्या विशेषताएं थी। ट्रांजिस्टर की जगह है एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। एक आयताकार बहुत ही बड़ा क्या होता है, टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक तत्व क्या होते हैं, निहित होते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया गया। एक आईसी में हजारों क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और इसके बाद में देखो इसे आईसी चिप भी कहा जाता है। और आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर की साइज बहुत क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि पहले तो ट्रांजिस्टर यूज में लेने पड़ते थे। अब उसकी जगह एक ही आईसी में क्या है, एक ही आईसी में हजारों क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल है। और मेमोरी की साइज क्या हुई, बड़ी, और इसमें लागत क्या हो गई, मतलब स्टोरेज की क्षमता क्या हुई, बड़ी, और इसकी लागत क्या हो गई, कम हो गई। इसमें देखो लार्ज कैपेसिटी की मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इसमें प्रयोग किया गया। और इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थे, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल थे। और इसमें एक तो टाइम शेयरिंग ऑपरेशन का क्या किया गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और इसमें HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए IBM 360, LCL 1900, ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में है फोर्थ जनरेशन, कौन सी जनरेशन आती है, फोर्थ जनरेशन 1976 से लेके 1989 के जो कंप्यूटर थे। देखो जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। शब्द की कंपेयर में बात करेंगे, सबसे ज्यादा विकास कंप्यूटर का कौन सी जनरेशन में हुआ, फोर्थ जनरेशन में। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया। कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। और बड़े पैमाने पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और VLSI में जो सर्किट्स है इसमें 1 इंच की चौथाई है, इसका भाग पर जो लाखों संख्या में क्या थे, ट्रांजिस्टर थे, उसमें हजारों थे, इसमें क्या थे, लाखों थे। और अन्य जो IC है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये भी इसमें अवेलेबल थे। 1 मिनट चालू रखना साथियों।
देखिए साथियों, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें देखो, इसमें है पहला जो माइक्रोचिप है वो सन 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इंटेल 2004 क्या किया गया, तैयार किया गया। दुनिया का पहला माइक्रोचिप कौन से सन में 1971 में तैयार किया गया। और इसके बाद में यह एक वैज्ञानिक टेडॉप के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। क्या किया गया था साथियों, डेवलप किया गया था, और इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखो साथियों, इसकी स्पीड है ना बहुत ही ज्यादा, प्रोसेसिंग की स्पीड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या थी, हाई और फास्ट थी। और इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एप्पल सेकंड और वैक्स 9000, ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखो फिफ्थ जनरेशन, कौन सी फिफ्थ जनरेशन है जो अपने वर्तमान में है, वो 1989 से लेके 8 प्रेजेंट। देखो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें सर्वाधिक क्या किए गए, पर जो परिवर्तन है, चेंजेस किए गए। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI जो टेक्नोलॉजी अपन फोर्थ जनरेशन में यूज किए थे उसकी जगह ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का क्या किया गया, यूज किया गया। और इसके अलावा इस माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी इस पर मिलियंस 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और इसके साथ ही इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें लार्ज कैपेसिटी जो मेमोरी है इसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क को स्टोरेज के रूप में इसमें क्या किया गया, यूज किया गया। और इसी समय में इंटरनेट का क्या हुआ, विकास हुआ। कौन सी जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। आई होप आपको जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है वो समझ में आएगी। मेनली कितनी है, 5, और इनमें जो डिफरेंस है उनका भी आप ध्यान रखना, इनकी विशेषताओं का ध्यान रखना, इनके ईयर का ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। क्या आता है साथियों, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन की कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। मेनली देखो जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद में है जो अपना डिजिटल कंप्यूटर है, ये पूछता है क्लासिफिकेशन। डिजिटल कंप्यूटर है उसको बेस्ड ऑन पर्पज और बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन पर्पज। इसमें देखो पहला आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इसमें है बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस। इसमें देखो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखो कौन सा है माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट या पीसी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और इसके अलावा स्मार्टफोन आता है। इसमें देखो सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इनमें आपको अंतर पूछ लेता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। देखो साथियों ये मैं कंप्लीट क्यों करवा रहा हूं, आपको टॉपिक भी बता रहा हूं और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है जिसने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है ना उसको अजीब सी लगती है, इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट करवा रहा हूं। सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से जो उपलब्ध जो डाटाज होते हैं उन पर कार्य करता है। जैसे भौतिक डाटा कौन से होते हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, विद्युत हो गया, इसके अलावा द्रव्यों के प्रभाव हो गया, इन पर ये क्या करता है, मुख्यतः कार्य करता है। और इसके बाद में देखें कि ये कहां पर यूज होता है, ये इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज और साइंस के क्षेत्र में क्या होते हैं, यूज होते हैं। और यह एक क्या है, स्पेशल मशीन है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, इसके अलावा वोल्टेज मीटर हो गया और विद्युत मीटर हो गया। पहला एनालॉग कंप्यूटर, आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा है अपना डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है, डिजिटल। डिजिटल अंकों पर कार्य करता है, वो भौतिक डाटा पर करता है। ये है, ये उन्हीं डाटा पर कार्य करता है जो बाइनरी डिजिट में होते हैं। कौन से डिजिट में होते हैं, जो बाइनरी डिजिट में होते हैं उन्हीं पर ये क्या करता है,
कार्य करता है। इसके बाद में देखो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन और एक साथ क्या होते हैं, इनपुट किए जाते हैं, और कंप्यूटर में निर्देशानुसार क्या होती है, गणनाएं होती है, और परिणाम किस रूप में मिलता है, आउटपुट के रूप में। अभी मैंने बताया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इसके बाद में देखो गणना करने के साथ साथ में यह तार्किक क्रियाएं भी करता है, और मेनली कितने प्रकार का होता है डिजिटल कंप्यूटर, दो प्रकार का, बेस्ड ऑन पर्पज और बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस। देखो बेस्ड ऑन पर्पज, देखो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर पहला है जनरल पर्पज। कौन सा है, जनरल पर्पज, मतलब ये ऐसे कंप्यूटर है जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है, और लेकिन ये कार्य क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। देखो कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, लेटर और डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो गया, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना हो गया। इस प्रकार के अगर सामान्य कार्य अगर कोई कंप्यूटर करता है तो वो कौन सा आता है, जनरल पर्पज कंप्यूटर। सही। अब इसके बाद में कोई भी व्यवसाय वगैरह करते हैं तो उनके लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसके बाद में आता है दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। कौन सा है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष कार्य होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, विशेष कार्य होता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र में इनका यूज करते हैं, अंतरिक्ष व विज्ञान, खगोल शास्त्र में, भौतिक व रासायनिक विज्ञान के शोध के लिए, यातायात नियंत्रण में, कृषि विज्ञान में, फिल्म उद्योग में, और मौसम विज्ञान में, उपग्रह संचालन में, समुद्र विज्ञान में, और इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या करते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कि बेस्ड ऑन साइज और परफॉर्मेंस, मतलब आकार और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आता है अपना माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। इनमें क्या है, जो प्रोसेसर के रूप में माइक्रोचिप का क्या होता है, प्रयोग होता है। कौन से कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में। और माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है इसको माइक्रो चिप भी क्या होता है, बोला जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और माइक्रो प्रोसेसर है, इसका संबंध कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी से है, चौथी पीढ़ी से है। कौन सी से है, चौथी से है। और इंटेल कॉरपोरेशन में के द्वारा इसमें इंटेल 4004 जो कंप्यूटर भी बनाया गया था। और इसके बाद में देखते हैं कि इस प्रकार के जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो घरों में, कार्यालयों में, व्यावसायिक तौर पर, मनोरंजन और विद्यालय के जो क्षेत्र होते हैं इनमें माइक्रो कंप्यूटर का मुख्यतः क्या होता है, यूज होता है। और इसके बाद में देखते हैं इसके अलग अलग प्रकार है। पहला है अपना डेस्कटॉप, इसके बाद में लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक और टैबलेट, पीसी, और लास्ट कौन सा आता है, स्मार्टफोन। अब इसके बाद में है मिनी कंप्यूटर, मतलब इनका आकार क्या होता है, मध्यम होता है। उनका क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है माइक्रो वाले का, इनका क्या होता है, मध्यम आकार के ये कंप्यूटर होते हैं। और इनकी कीमत क्या होती है, अधिक होती है। और ये कार्य करने में भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी क्या होती है, संग्रहण क्षमता भी क्या होती है, मेमोरी भी क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें एक से अधिक, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। कितने होते हैं, एक से अधिक सीपीयू होते हैं। और इन पर एक समय में एक से ज्यादा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से ज्यादा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, यूजर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग कंपनी में, यात्रा आरक्षण में, बड़े कार्यालयों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स का। इसके बाद में आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक लोग भी विभिन्न कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विभिन्न कार्य कर सकते हैं। और ये मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग का उपयोग होता है, मतलब इसमें मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर्स इसमें क्या कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो इनकी जो संग्रहण क्षमता थी, मेमोरी क्षमता थी, ये भी क्या थी, अधिक थी। और बैंकिंग अनुसंधान में, रक्षा क्षेत्र में और रेलवे में आरक्षण में, इनमें इनका क्या किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का
यूज किया जाता है। इसके बाद में है अपना नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, इसकी जो स्पीड और कैपेसिटी है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की चर्चा करें तो वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। स्टोरेज कैपेसिटी और कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। और इसमें हजारों क्या होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ये कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे महंगे होते हैं। और ये कंप्यूटर क्या होते हैं, 500 मेगा फ्लो क्षमता के कार्य कर सकते हैं। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब जो गणनाएं हैं ये कंप्लीट कर सकता है। कौन सा, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यह एनालॉग और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इनके दोनों के गुण कौन से में होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं। इसके बाद में अगर पूछ ले कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स का मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जहां पर भी कंपोनेंट्स पूछ ले मतलब उसमें क्या क्या चीजें काम में आ रही है उस कार्य को करने में, तो वो ही उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सीपीयू होता है, ये क्या होता है, सीपीयू होता है। और इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है और मेमोरी यूनिट होती है। ये 4 प्रकार के इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। जिसमें एक सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अपन चर्चा ही कर लेंगे, मेमोरी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, स्टोरेज करती है। ये 4 प्रकार के मेनली क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से की, सीपीयू की, कि अपना जो सीपीयू होता है ये किस काम में आता है, ये मेनली प्रोसेसिंग के काम में आता है। किसके काम में आता है, प्रोसेसिंग में। देखो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और जो मेमोरी में स्टोर होता है उसको सीपीयू बाइनरी डिजिट में दिए गए न्यूमेरिक डाटा से क्या करता है, प्रोसेस करता है। मतलब साथियों अभी मैंने कहा था कि बाइनरी डिजिट में ही ये क्या करते हैं, ज्यादातर कार्य करते हैं। तो जो बाइनरी डिजिट होती है इनमें जो दिए गए होते हैं, जो डाटा होते हैं, इनको क्या करता है, प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसे क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करने का कार्य करता है। तो ये क्या है, सीपीयू है। इसके बाद में देखो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह माइक्रो चिप के द्वारा क्या होता है, बना होता है। और कौन सी टेक्निक पर आधारित होते हैं, वीएलएसआई टेक्निक पर आधारित होते हैं। दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वह है इंटेल के कॉरपोरेशन के द्वारा इंटेल 4004। अब इसके बाद में चलते हैं साथियों आगे की ओर कि जो अपना सीपीयू है, अपना सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है सेंट्रल यूनिट, तीसरी है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर। देखो सबसे पहले हैं अपने कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब इसमें क्या होती है, जो यूनिट अंक गणितीय जो क्या होती है, क्रियाएं होती है और लॉजिकल क्रियाएं होती है। मतलब अर्थमेटिक और कौन सी, लॉजिकल जो क्रियाएं होती है, यह क्या होता है, एक प्रकार का, मतलब इस यूनिट में क्या होती है, अंक गणितीय अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं होती है। और इसके अलावा यह जो एएलयू है यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो या अर्थमेटिक गणना करने में क्या होता है, आसान होता है, सक्षम होता है। एएलयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है, कंट्रोल यूनिट की निगरानी में क्या करता है, कार्य करता है। एएलयू होता है ये 10 लाख गणनाएं क्या करता है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 लाख गणनाएं। लॉजिक मतलब सीधा सा मतलब यही है साथियों, ये गणना करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, गणना करने का कार्य करता है, जिसमें एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है और एक लॉजिक ऑपरेशन होता है, प्रकार की क्रियाएं होती है। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं कंट्रोल सॉरी इसमें है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो अपना एएलयू कंप्यूटर की जो समझ से जो
ये अपना अभी बात की इसको यह बताती है कि मेमोरी में प्रोग्राम कहाँ है। इसके बाद में थर्ड अपनी मेन मेमोरी क्या थी, मेन मेमोरी। यहाँ मेन मेमोरी अब देखो मेन मेमोरी के बारे में जानने के लिए अपने को जो टॉपिक है मेमोरी वाला मेमोरी वाला। अब इसके बाद में देखो इनपुट डिवाइसेस सबसे पहले पढ़ने को आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से मैं बताकर आपको मेनली इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मैं बताऊंगा और उससे आप आसानी से समझ जाओगे। देखो इसमें इनपुट डिवाइसेस अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो भी अपना कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आ जाता है। और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में क्या आ जाती है, जैसे माउस हो गया, माउस में जो कर्सर वगैरह होता है वो किस में आ जाता है, माउस में। और ट्रैक बॉल हो गया, इसके अलावा टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, इसके अलावा बायोमेट्रिक सेंसर हो गए, ये सारे किस में आते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसके बाद में है इमेज इनपुट डिवाइस, मतलब जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल बार रीडर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, और इसके अलावा किम्बॉल टैग रीडर हो गया। और दूसरा हो गया इमेज इनपुट, इमेज को क्या करता है, इनपुट करता है, वो कौन सा हो गया, वो हो गया अपना डिजिटल कैमरा। साथियों इसमें है कि मतलब इनपुट का मतलब होता है लेना। अब उनको जैसे टेक्स्ट को लेना होता है, कीबोर्ड होता है, और पॉइंटिंग मतलब कोई भी इनपुट लेते हैं पॉइंटिंग के द्वारा तो उसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती है। इमेज लेनी है तो ये डिवाइसेस काम में आती है। अब इसके बाद में है ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम होता है उसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। वीडियो इनपुट डिवाइस में वेब कैमरा का यूज करते हैं। गेमिंग इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक, गेम पैड और गेम कंट्रोलर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये अपनी थी डिवाइसेस। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इनका सारा जो है वर्णन एक बार आपको पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ बता दी है। एक बार आप आराम से इनको क्या कर लेना, एक बार रीडिंग मार लेना, जिससे आपकी कौन सी क्लियर हो जाएगी, अब इसके बाद में आती है आउटपुट। साथियों मैं बता देता हूँ आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। जैसे आपने जो पहले क्या किया, इनपुट किया, मतलब जो इनपुट किया ने उसके बाद में उसमें प्रोसेस होगी। प्रोसेस मतलब सीपीयू में उसकी प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद में उसको दिखाया कहाँ जाता है, उसको कहाँ पर किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर जो यूजर है इससे प्राप्त जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोसेसिंग के बाद में परिणाम को यूजर प्रोसेस करता है। परिणाम कहाँ प्रस्तुत होता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। और ये डिवाइस 0 और 1 बाइट की कंप्यूटर भाषा जो मशीनी भाषा होती है तो मानवीय भाषा में क्या करता है, अनुवाद कर परिणाम को यूजर तक क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे मान लो अब कोई भी कंप्यूटर में जो कोई भी कार्य हुआ, अब वो मॉनिटर मतलब स्क्रीन पर अगर दिखा दिया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पर, तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर, जैसे प्रिंट निकल के आ गया, प्रिंट निकल कर आ गया मतलब वो दिख रहा है अपने को जो भी रिजल्ट है वो, तो वो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद में प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही आता है। इसके अलावा आता है एक स्पीकर आता है जिसमें अपन सुन के जो निष्कर्ष है वो सुन सकते हैं, परिणाम क्या है सुन सकते हैं। ये अपने आते हैं जो इन आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी अपन ने चर्चा कर ली। और एक होता है सॉफ्ट कॉपी में कौन सा आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर आ जाएगा, और हार्ड कॉपी में
कागज पर अगर प्रिंटर होता है तो वो हार्ड कॉपी होता है, और सॉफ्ट कॉपी कि हार्ड कॉपी निकलवा दो, इसके मतलब हार्ड कॉपी होता है प्रिंट पे, कागज पर प्रिंट निकलवा देना, स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में होगा। इसकी और भी डिटेल से पूछे तो इसमें से आप पढ़ लेना। और जो ऐप है, ऐप पर ये दोनों पीडीएफ, एक तो पीडीएफ ये और एक अभी मैं पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा, दोनों आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में मतलब बताऊं तो प्रिंटर आपने खुद नहीं देखा होगा। प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंट निकालता है, कोई भी पेज होता है उसका क्या निकाल देता है, प्रिंट, मतलब उसको एक कागज पर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, उसको छाप देता है जो। अब ये प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रिंटर। प्रिंटर पहला है करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इसके बाद में जो करेक्टर प्रिंटर है इसको दो भागों में बांटा गया है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी प्रिंटर। इसके बाद में है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर टेप प्रिंटर आ जाएगा, बेड प्रिंटर आ जाएगा और ड्रम प्रिंटर। इनमें अंतर भी पूछ लेता है ये जो प्रिंटर है। फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें एक तो आता है इंकजेट प्रिंटर और एक आता है लेजर प्रिंटर। इसमें आता है एक आता है थर्मल प्रिंटर। अब इसके बाद में प्रिंटर हो गए, प्रिंटर का इंजेक्ट जो प्रिंटर होते हैं उनमें जो कंप्यूटर में दाखिल का एक क्या लगा होता है, हैमर लगा होता है, और इसमें एक क्या होता है, प्रिंट हेड होता है, जिसमें स्याही जो होती है वो रिबन पर क्या करती है, प्रहार करती है, जिससे जो नीचे जो रखा हुआ जो कागज होता है ना वो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं। इनकी आप एक बार क्या पढ़ लेना, ओनली एक बार इनको रीडिंग लगा लेना, कोई हार्ड नहीं है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, जैसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डॉट मैट्रिक्स हुआ, इसमें क्या करते हैं, इसमें पिनों का मैट्रिक्स होता है और क्या होता है, बिंदु बनता है, एक बिंदु बनता है और बिंदु से अनेक बिंदु आपस में टच होकर और क्या करते हैं, ये प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा, डॉट प्रिंटर हो जाएगा। और इसके बाद में डेजी प्रिंटर, इन सबके बारे में छोटी छोटी प्रोसेस है वो सारी आप एक बार रीडिंग लगा लेना। इसके बाद में चलते हैं आगे। प्लॉटर देखिए, प्लॉटर भी एक क्या होता है, एक हार्ड कॉपी डिवाइस होता है जो कि किसके रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, वो ओनली टेक्स्ट के रूप में करता था, उसको प्रिंट करता था। ये ग्राफिक्स के रूप में भी, जैसे चार्ट हुआ, ग्राफ हुआ, नक्शे हुआ, वक्र हुआ, और इसके अलावा रेखा, ये किस में आते हैं, प्लॉटर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, प्लॉटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है मेमोरी। कौन सा आता है, टॉपिक है अपना मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद करने की क्षमता। कौन सी आ जाएगी, याद करने की क्षमता, मतलब जो स्टोरेज रहती है, जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो स्टोरेज रहती है वो किसके अंतर्गत आती है, मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है साथियों, मेमोरी के अंतर्गत आती है। मेमोरी में देखिए साथियों, सबसे पहले है कि मेमोरी होता है, इसमें क्या होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, जो भी सूचनाएं होती है, जो भी डाटा होते हैं, उनको क्या करता है, उनको इकट्ठा करके रखता है। ये क्या है, मेमोरी है। मेमोरी का
देखो साथियों, अब पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह एकत्र होते हैं, एक जगह क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। देखो, इनपुट यूनिट के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं और जो डाटा प्राप्त होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी में स्टोरेज के लिए क्या होती है, अनेक प्रकार की लोकेशन होती है जिनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और मेमोरी की कैपेसिटी और मेमोरी की जो साइज होती है वो इन्हीं लोकेशनों पर क्या होती है, निर्भर होती है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान एक पहचान होती है, क्या होती है, एक पहचान होती है कि यहाँ पर इस प्रकार के डाटा कलेक्ट होंगे, यहाँ पर इस प्रकार के डाटा कलेक्ट होंगे। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, एड्रेस कहा जाता है। अब इसके बाद में देखो, मेमोरी से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको अपन देखते हैं। पहला आता है मेमोरी सेल। क्या आता है, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल में देखो, यह सबसे छोटा हिस्सा होता है। मेमोरी सेल क्या होता है, मेमोरी सेल एक सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसमें सबसे छोटी यूनिट जो बिट होती है इसको स्टोर करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। और मेमोरी सेल में एक डाटा आइटम स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद में है आगे की ओर स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन का मतलब होता है, जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी में बहुत से प्रकार के क्या बने होते हैं, सेल बने होते हैं। और कुछ सेल मिलकर एक डाटा आइटम को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि मेमोरी सेल में एक समूह में बटी होती है, मेमोरी सेल्स के एक समूह में बटी होती है। जो समूह है एक डाटा जो आइटम होता है उसको स्टोर करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और वे क्या कहलाते हैं, स्टोरेज लोकेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, स्टोरेज लोकेशन कहलाते हैं। मतलब स्टोरेज लोकेशन का मतलब है कि जहां पर कोई डाटा को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, एकत्र कर सके, उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज लोकेशन। इसके बाद में है स्टोरेज एड्रेस। क्या है, स्टोरेज एड्रेस। मेमोरी में प्रत्येक स्टोरेज लोकेशन का क्या होता है, एक स्टोरेज एड्रेस होता है। और ये एड्रेस बाइनरी डिजिट में होता है। कैसी डिजिट में होता है, बाइनरी डिजिट में होता है। और मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है साथियों सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी को और किस किस नाम से जाना जाता है, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमी कंडक्टरी मेमोरी, और इसके बाद में है कोर मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। और प्राइमरी मेमोरी उन इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करके रखती है। मतलब अब अपन ने बात की कि मेमोरी क्या करती है, डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब प्राइमरी मेमोरी उन डाटाज और इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है जिस पर प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर कार्य कर रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर कोई कंप्यूटर जिन पर कार्य कर रहा है ना, जैसे मान लो मैं कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं, तो उनको स्टोर करने का कार्य कौन करेगी, प्राइमरी मेमोरी करेगी। और जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो यह मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर पूछ सकता है, जब कंप्यूटर का पावर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी के डाटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। मतलब जिस पर वो कार्य कर रहा है कंप्यूटर, जिस पर कार्य कर रहा है, और अगर वो डिलीट मतलब बंद हो जाता है, कंप्यूटर का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो उसके जो डाटाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, मतलब वापस से नहीं मिलते। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। किसके से जुड़ी हुई होती है, सीपीयू से। और मेनली कितने प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी, 3 प्रकार की होती है। पहली सीपीयू मेमोरी, दूसरी रैम, और तीसरी कौन सी है, रोम। और सीपीयू मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। और रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके बाद में है रोम, पी रोम, ई रोम और डब्ल्यूपी रोम। देखो, सबसे पहले हैं कि सीपीयू मेमोरी। सीपीयू मेमोरी को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है रजिस्टर मेमोरी, दूसरी है
कैश मेमोरी। अपनी जो रजिस्टर मेमोरी है यह क्या है, सबसे तेज मेमोरी है, जिसमें सीपीयू के एएलयू में, सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होती है, स्थित होती है। और सीपीयू के द्वारा जो डाटाज होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए उसमें डाटा के निर्देश को अस्थायी रूप से क्या करती है, ये स्थायी रखती है। किस रूप से, अस्थायी रूप से ये क्या करती है, स्थायी मतलब जो डाटाज होते हैं उनको स्टोर करके रखती है। और यह सबसे छोटे आकार की और सबसे तेज गति वाली और सबसे महंगी क्या होती है, मेमोरी होती है। रजिस्टर जो मेमोरी होती है उसकी 32 और 64 बिट की साइज होती है। दो प्रकार की होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर और एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। इसके बाद में दूसरी है कैश मेमोरी। कौन सी है, कैश मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी के बाद में सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी के बाद में सबसे तेज गति करने वाली मेमोरी है अपनी कैश मेमोरी। कौन सी है साथियों, कैश मेमोरी। और यह डाटा को सबसे तेज गति से क्या करती है, एक्सेस करती है। और यह एक प्रकार की क्या है, अस्थायी मेमोरी है। कैसी है, अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें एस रैम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अस्थायी प्रकार की है। रजिस्टर मेमोरी के बाद में सबसे ज्यादा तेज गति से कार्य करने वाली कौन सी है, ये अपनी कैश मेमोरी है। इसके बाद में है रैम। रैम की फुल फॉर्म याद रखना, मेनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्रकार की रीड और राइट की क्या है, मेमोरी है। जो रैम प्रकार की मेमोरी है वो कौन सी है, रीड एंड राइट मेमोरी है, क्योंकि इससे हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं। जो अपनी रैम मेमोरी है इसके द्वारा डाटा को, आंकड़ों को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। रैम की जो गति होती है उसको MHz में क्या किया जाता है, मापा जाता है। और रैम एक प्रकार की क्या है, वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी है। कैसी है, स्थायी या स्थिर मेमोरी है। जब कोई यूजर कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं, मतलब कोई यूजर है वो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है, तब डाटा जो होते हैं डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट होते हैं और रैम में ही क्या हो जाता है, मतलब जो भी जब कोई कंप्यूटर पर कोई यूजर कार्य करता है तब जो डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट रैम में ही चले जाते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई कंप्यूटर या डाटा निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो सीधे ही रैम में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन रहती है, जब तक जो डाटा है रैम में स्टोर रहता है, और जैसे ही जो पावर ऑफ होती है तो मेमोरी अपना डाटा क्या कर देती है, खो देती है। मेमोरी अपना डाटा क्या कर देती है, खो देती है। इसके बाद में एक तो कौन सी थी, एस रैम थी और डी रैम थी। इनको आप पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से ही, ज़्यादा सारा डीपली में जाएंगे तो शायद पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके बाद में है रीड ऑनली मेमोरी, जिसको ROM। ये दोनों PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको, ऐप में, ऐप से पढ़ लेना आप। देखो साथियों, रोम एक प्रकार की क्या है, मेन मेमोरी। कौन सी है, मेन मेमोरी है। और यह एक क्या है, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी है। कैसी है, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी है। इसमें डाटा स्थायी रूप से क्या होता है, स्टोर रहता है। और इसमें केवल डाटाज को क्या किया जाता है, ओनली पढ़ा जा सकता है, राइट या लिखा नहीं जा सकता। तो ये कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। सही। और ये कितने प्रकार की होती है, इसकी प्रक्रिया, कंप्यूटर में जो बूटिंग की क्रिया है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, कॉल्ड और वार्म प्रकार की। और रैम की चर्चा करें कि रैम कितने प्रकार की होती है। रैम होती है, पहली है पीरोम और दूसरी है ईपीरोम और तीसरी कौन सी है, EEPROM। कौन सी है, EEPROM। इनको देख लेते हैं। इसमें जो अपनी पीरोम है इसमें यूजर एक बार प्रोग्राम निर्देश बर्न करने के बाद में उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बार बंद कर दिया ना, उसके बाद में उसको उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु बार बार उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मतलब उसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकता।
ये प्रोग्रामेबल हो गई। इसके बाद में है इरेजेबल, मतलब इसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, मतलब उसको मिटा भी सकता है। तो ये कौन सी हो गई, ईपीरोम। और इसके बाद में है डबल ईपीरोम, ये कौन सी है, इसमें प्रोग्राम डाला भी जा सकता है और प्रोग्राम को मिटाया भी जा सकता है। और किसका प्रयोग होता है, विद्युत तरंगों का, मिटाने के लिए किसका यूज होता है, विद्युत तरंगों का। इसके बाद में है सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी है साथियों, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, सप्लीमेंट्री मेमोरी और बैकअप मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आदि नामों से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी है, ये डायरेक्टली सीपीयू से क्या नहीं होती, कनेक्ट नहीं होती और इस मेमोरी का उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये डायरेक्टली किसी यूनिट टच नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है, मतलब डाटाज को भंडार करने की या संग्रहण करने की क्षमता है, ये क्या होती है, अधिक होती है। और आवश्यकता पड़ने पर इसे अपग्रेड भी क्या किया जा सकता है, इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। अब इसके टाइप्स देखो, पहली है सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस मेमोरी, दूसरी है डायरेक्ट डाटा एक्सेस मेमोरी। इसमें सिक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप और कैरिटेज टेप। इसके बाद में है, इसमें है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एसवीडी और इसके बाद में है पेन ड्राइव मेमोरी। और इसमें है डायरेक्ट डाटा में मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश डिस्क, जो फ्लैश डिस्क है वो इतने प्रकार की होती है, सीडी डीवीडी से। और मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क 2 प्रकार की होती है। इनकी आप रीडिंग मार लेना और इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। जो अपने ओल्ड पेपर्स में आएगी वो तो अपन वहाँ से पढ़ लेंगे। और ओल्ड पेपर्स के अलावा जो टॉपिक नहीं है ना, जो नए टॉपिक है, जो कि ओल्ड पेपर्स में से बाकी ओल्ड पेपर्स में से आ रखे हैं, अपन ने सॉल्यूशन करवाया, उनमें नहीं आ रहे, उनकी भी अपन चर्चा कर रहे हैं अलग से। और बाकी अभी थोड़ी देर बाद में अपन उनकी भी चर्चा कर लेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस वगैरह सारी है, यहाँ से आप देख लेना। मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है अपना क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। साथियों बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है साथियों, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और इसे डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी क्या कहते हैं, इसको डिसीजन मेकिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज का निर्णय लेना हो तो उसमें क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, और ये क्या है, कंप्यूटर का ही एक क्या है, सिस्टम है। देखो एक डीएसएस सूचना प्रणाली है जो कि व्यवसाय संगठन होते हैं, उनमें निर्णय लेने की गतिविधियों में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, या ये तकनीक डीएसएस किसमें हेल्पफुल होता है, ये कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें हेल्पफुल होता है। जो अपना डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इसके बाद में है डीएसएस एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है जो कि व्यवसाय डाटाज का क्या करता है, एनालाइज करता है, मतलब विश्लेषण करता है और इसे प्रेजेंट करता है और उपयोग करता है, जो यूजर है उसको डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, आसानी से डाटाज अवेलेबल करवाता है। इसके बाद में देखो यह एक कंप्यूटर पर आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बिजनेस के डाटाज एकत्रित करती है और उसे व्यवस्थित करती है। यह एक प्रकार की सैलरी इंफॉर्मेशन है जो कि एम्प्लॉय को सैलरी की जानकारी क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ जो डीएसएस, अपना जो डीएसएस है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला अपना कंपोनेंट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद में दूसरा है मोड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद में है डायलॉग जनरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और इनपुट और आउटपुट इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। अब इसके बाद में चलते हैं एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए अपन डीएसएस यूज करते हैं ना, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन देखेंगे। टाइप्स की बात करें तो डाटा ड्राइवन डीएसएस आ जाएगा, मॉडल ड्राइवन डीएसएस आ जाएगा, नॉलेज जो ड्राइवन डीएसएस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट ड्राइवन डीएसएस आ जाएगा, कम्युनिकेशन ड्राइवन डीएसएस आ जाएगा, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल डीएसएस आ जाएगा, न्यू ब्रीड डीएसएस आ जाएगा। अब सबसे पहले मेन चीज अपनी है कि डीएसएस फॉर एग्रीकल्चर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये जो डीएसएस है ये किस प्रकार से उपयोगी है। देखो साथियों ये क्या करता है, जल प्रबंधन में मान लो, या खरपतवार प्रबंधन में मान लो, उर्वरक प्रबंधन में मान लो, और जल प्रबंधन में, पौध संरक्षण में, मिट्टी के कटाव में, इन सभी में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। किस प्रकार से, देखो कौन कौन से एरिया में, मतलब आपको पता है ये एक किस प्रकार का है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अब अपने को एक खेत है, खेत में जो खरपतवारें हैं या इंसेक्ट हैं उनका मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए डिसीजन लेने में ये सहायक होता है। सिंचाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके लिए सपोर्ट करता है ये, मतलब डिसीजन लेने में सहायक होता है। तो अब देखो ये किस किस एरिया में यूज होता है एग्रीकल्चर में। देखो सबसे पहले हो जाएगा पोषक तत्व मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। इसके बाद में आ जाएगा दूसरा अपना कीट और कीट प्रबंधन में, इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट में ये क्या आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या करता है, ये डिसीजन के लिए, निर्णय लेने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। कैसे, जैसे मान लो एक कोई एरिया है वहां पर इंसेक्ट अवेलेबल है, अब अपने को वहां पर डिसीजन लेना है कि ये हार्मफुल है या नहीं है, हार्मफुल है या नहीं है, अपने को इसमें इंसेक्टिसाइड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, डीएसएस सिस्टम लेता है जो कि कंप्यूटर पर आधारित है। इसके बाद में है कृषि भूमि का उपयोग और योजना बनाना।
जैसे एग्रीकल्चर का लैंड का यूज लेना है, अपने को प्लानिंग करनी है कि किस प्रकार की अपने को यहाँ पर फसल लेनी चाहिए, किस प्रकार की नहीं लेनी चाहिए, क्या इसकी रणनीति बनानी चाहिए, सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको क्या करता है, मैनेज करता है। इसके बाद में देखो जो वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन है और मौसम पूर्वानुमान है, मतलब जैसे मान लो आगे तापमान बढ़ेगा घटेगा, मतलब बरसात होगी या नहीं होगी, ये सारी जो मौसम से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये कौन देता है, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके बाद में देखो जल और सूखा प्रबंधन, मतलब जो वाटर मैनेजमेंट भी करता है कि अभी सिंचाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इन सारी जो समस्याओं का कौन निवारण करता है, डीएसएस सिस्टम। इसके बाद में है कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके लिए ये क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा भविष्य के रुझान या फ्यूचर ट्रेंड्स, मतलब कोई भी शोध करता है वो डीएसएस की जो भविष्य है इसके बारे में क्या है, आशावादी है। जैसे कोई भी डाटा भंडारण करना हो, खनन करना हो, मतलब इन सारों के लिए क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये सहायता करता है। और ये जो अपना है लगभग जो कंप्यूटर का जो अलग से टॉपिक थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, मेरे हिसाब से समझ में भी आए होंगे। अब अपन चलते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। किसकी ओर, पेपर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले देखेंगे पेपर सॉल्यूशन किसके, एग्री इन्फो के 211 एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट का कोड है 2019-20 का। सबसे पहले पेपर देखते हैं। 19 के पेपर में सबसे पहले आपको पूछा गया है, सबसे पहले डेटाबेस जो मैनेजमेंट प्रणाली है ये क्या है, डेटाबेस जो प्रबंधन जो प्रणाली है ये क्या है, DBMS। ये भी अपन ने पढ़ा भी था DBMS। तो देखो ये क्या होती है, डेटाबेस जो प्रबंधन प्रणाली है ये डेटाबेस बनाने, मतलब डेटाओं को बनाने और डेटाओं को मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब डेटाबेस जो मैनेजमेंट प्रणाली है ये DBMS क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाज को क्या करता है, डेटाज को मैनेजमेंट करता है और डेटाज को मेकिंग मतलब बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ये क्या है, DBMS प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी डेफिनेशन आपको पूछी गई थी। इसके बाद में है HTML उस PDF में दिया हुआ है। जो भी मैंने उस PDF में से नहीं पढ़ाया उनकी आप रीडिंग लगा लेना, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको क्लासेस कैसे क्या लग रही है, 8690596638 इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप फीडबैक जरूर देना कि किस प्रकार की क्लासेस आ रही है। देखो साथियों, सबसे पहले देखते हैं HTML क्या है, वेब ब्राउजर को प्रदर्शित किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए क्या है, एक प्रकार की भाषा है। क्या है, लैंग्वेज है कंप्यूटर की। वेब ब्राउजर में प्रदर्शित किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं उनके मानक मार्कअप की क्या है, भाषा है। और इसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और जावा स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाओं की क्या ली जा रही है, मदद ली जा रही है। कौन सी भाषा है, HTML। कौन सी है साथियों, HTML एक भाषा है कंप्यूटर की, उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर अंतर वगैरह और इसके अलावा अंतर के अलावा डेफिनेशन वगैरह यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती है। देखो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर है जिसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी मान लो या स्पीड मान लो, ये क्या है, बहुत ही अधिक है अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में। तो ये कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। कौन सा है साथियों, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है और इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं सारे पॉइंट्स जिनमें किस किस में रोल है और ये क्या है, ये प्रणाली भी अपन पढ़ के आए हैं अभी। और इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में चलो आगे की ओर, आगे है अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोम मैंने करवा दिया था। PROM होती है एक कौन सी होती है,
पी रोम होती है, एक ई रोम होती है, एक WP रोम होती है। तीनों के बारे में मैंने बता दिया था। अब इसके बाद में चलिए आगे की ओर। आगे हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। देखो यह कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इनको मापने में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। मैंने बताया था जब करवाया था ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में करवाए थे। यह जो अंकों की गणना है, मतलब अर्थमेटिक जो गणना होती है उसमें क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, इसका उपयोग विज्ञान में मतलब साइंस में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, और इसका जो उपयोग है वो गणना करने के लिए किया जाता है जनरल रूप से। इसके बाद में देखो एनालॉग और डिजिटल में इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। डिजिटल की गति क्या होती है? अधिक होती है। ये होता है वोल्टमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। और इसके बाद में देखो इस प्रकार के कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे नेक्स्ट अपना अंतर है। इसमें देख लो एक बार, एनालॉग में रिजल्ट ग्राफ के रूप में होता है और इसमें बाइनरी कोड के रूप में होता है। इसके बाद में देखो माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अंतर। मैंने कहा था कि जो अपने कंप्यूटर्स हैं उसमें अंतर पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले हैं ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं? ये आकार में जो सुपर कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और इनमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसके बाद में देखो इन कंप्यूटर्स पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और इनमें एक समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं व्यक्ति। इसके बाद में देखो इन कंप्यूटर्स का यूज घरों में, ऑफिसों में, पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, और इन कंप्यूटर्स का मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब अनेक प्रकार के कार्य एक ही साथ करे जा सके, तो इसका यूज उस प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद में देखो इनकी स्पीड और जो स्टोरेज होती है, मतलब गति और जो संग्रह करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। सुपर कंप्यूटर्स की क्या होती है? अधिक होती है। इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, डेस्कटॉप और लैपटॉप हो जाएगा, और इसका क्राई फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा? क्राई फर्स्ट, विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब इसके बाद में देखो इसमें दे रखी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी। शुरू में सबसे पहले अपन ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ही देखी थी, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। इसके बाद में है एक्सपर्ट सिस्टम। कौन सा है साथियों? एक्सपर्ट सिस्टम है। देखो एक्सपर्ट सिस्टम देखते हैं सबसे पहले। देखो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक विशेषज्ञ प्रणाली, एक कंप्यूटर का क्या होता है? एक कंप्यूटर का क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो कि कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों का उपयोग, इनका उपयोग मानव संगठन और निर्णय और व्यवहार के अनुकरण के लिए करता है, और जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। ये क्या है? अपना एक एक्सपर्ट सिस्टम है। और यह जो होता है एक्सपर्ट जो सिस्टम होता है, यह कंप्यूटर पर आधारित क्या है? एक डिसीजन टूल है, और ये लगभग किसकी तरह है? DSS की तरह है। किसकी तरह है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह है। एक्सपर्ट सिस्टम किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रमुख शोधों में से एक है, जिसमें सबसे पहला जो परिचय है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने करवाया था। यह किसी क्षेत्र में विशेष गुणवत्ता का क्या होता है? ज्ञान होता है, और तत्वों का क्या होता है? डाटाज का क्या होता है? समूह होता है। अब इसके बाद में देखो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें देखो इसके कंपोनेंट्स, पहला है इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह वेब आधारित एक प्रकार की प्रणाली है जो तकनीक होती है और जो भी पूरक जानकारियां होती हैं उनको क्या करती है? एकत्रित करती है। फिर है DSS,
DSS इसका क्या है, एक कंपोनेंट है। यह कंप्यूटर पर आधारित एक प्रकार की क्या है, प्रणाली है, जो कि निर्णय लेने की गतिविधियों में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में है क्रॉप डॉक्टर। क्या है, क्रॉप डॉक्टर। फसल डॉक्टर एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि कृत्रिम बुद्धि के रूप में कार्य करता है और चित्र और छवि पर आधारित है। ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये क्या है, चित्र और छवि पर आधारित है। कीटनाशकों को प्रभावित करने वाले जो कीटनाशक हैं और इसके अलावा बीमारी है, पोषण है, इन संबंधी जो भी विकार होते हैं उनके निदान में क्या होता है, ये सहायक होता है। अब रोल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो अपना एक्सपर्ट सिस्टम है इसका क्या महत्व है, ये अपन देखते हैं। जो अपना एक्सपर्ट सिस्टम है इसके द्वारा वाणिज्यिक जो उत्पाद होते हैं उनके रूप में जो विकसित हुई और अब बड़ी संख्या में जो उपलब्ध है, मतलब जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये पहले ओनली वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में विकसित हुई थी, अब इसके बाद में ये हर क्षेत्र में क्या हो रही है, विकसित हो रही है। कृषि के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये 2 दशकों से अच्छी तरह से महसूस किया जा रहा है। मतलब पिछले जो 2 दशक हैं इसमें जो एक्सपर्ट सिस्टम है इसको एग्रीकल्चर में भी क्या लेने लगे, यूज लेने लगे। देखो पहला कौन सा है, क्योंकि किसान कार्यकर्ता जो अपना एक्सटेंशन वर्कर है वो अनुपात में तेजी से क्या कर रहा है, गिरावट कर रहा है और इसमें जो एक्सपर्ट प्रणाली है इसकी बड़ी आवश्यकता है। मतलब जो एक्सपर्ट कार्य करता है, मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, मतलब जो गांव में कृषि के बारे में क्या करता है, नॉलेज देता है, उसकी आवश्यकता कम और एक्सपर्ट प्रणाली की क्या है, ज़्यादा आवश्यकता है। किसानों की समस्याओं के लिए सटीक और उपयुक्त समाधान या सुझाव कौन देता है, एक्सपर्ट सिस्टम। अब देखो किसान द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याएं जैसे उपज का नुकसान, मिट्टी का कटाव, फसल का चयन और रासायनिक क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कीटनाशकों की जो लागत है और कीट प्रतिरोधी है और बाजार में जो संकट है, इन आर्थिक बाधाओं में भी क्या हो रहा है, जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो यूज आ रहा है। और एक्सपर्ट सिस्टम में लगभग तो वही आ गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखो इसके अलावा छवि के आधार पर भी ये क्या करता है, डिसीजन लेता है। जैसे मान लो कोई भी क्या है, एक प्लांट है, अब उसमें अपने को पता है कि इसमें बीमारी फैल रही है, अब उसके द्वारा अपन उसको स्कैन करके क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज है। ये आजकल की टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट सिस्टम मुख्यतः एग्रीकल्चर में यही काम करता है। और इसके बाद में है नीड ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, मतलब विभिन्न स्रोतों से उपलब्धता जानकारी असाधारण दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में नतीजों को देखते हुए एक्सपर्ट सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है। और इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जो सिंचाई, निषेचन, उत्पादन की कम मात्रा और गुणवत्ता में सुधार कर सके। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है भविष्यवाणी का पता लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो आंकड़े होते हैं जैसे मिट्टी हुई, जलवायु हुई, इनके बारे में जो एबियोटिक जो डाटाज हैं उनके साथ में इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और इस पद्धति के माध्यम से क्या करते हैं, जलवायु और मिट्टी से संबंधित डाटा एकत्रित करते हैं और उनके माध्यम से जो जलवायु में से तो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है उनकी मात्रा वगैरह का क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो ये अपना था एक्सपर्ट सिस्टम। कौन सा था साथियों, एक्सपर्ट सिस्टम। और इसके बाद में आपको एक और चीज पूछी गई थी, रोल ऑफ आईसीटी। क्या थी, रोल ऑफ आईसीटी। देखो सबसे पहले ई एग्रीकल्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। आईसीटी है, आईसीटी का अपने को पूछ रहा है एडवांटेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एडवांटेज पूछ रखा है। देखो देखो जो आईसीटी है,
आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखो एक प्रकार का क्षेत्र है जिसमें संचार उपकरण या अनुप्रयोग क्या है शामिल है, जिसमें रेडियो टेलीविजन है, मोबाइल है और इसके अलावा फिक्स्ड फोन है, इसके अलावा कंप्यूटर है, नेटवर्क हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ये आईसीटी में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि इनका क्या एडवांटेज है, किसमें? एग्रीकल्चर में। जो आईसीटी है मतलब रेडियो वगैरह हुआ, टेलीविजन हुआ, जो अपना मोबाइल है, इनका क्या रोल है एग्रीकल्चर में? ये देखो, यह एक नई कृषि और ग्रामीण व्यवसाय जैसे ई कॉमर्स, रिटेल, एस्टेट बिजनेस, सैटेलाइट कार्यालय, ग्रामीण पर्यटन और इसके अलावा छोटे पैमाने पर जो आभासी निगम होते हैं इसके रूप में आरंभ कर सकते हैं, जो आईसीटी अपनी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यह ग्रामीण गतिविधियों में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। कौन से? आईसीटी के जो भी उपकरण शामिल है। इसके बाद में देखो, यह सुरक्षित कृषि प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन और प्रभावी जानकारी, मतलब कोई भी प्रभावी जानकारी होती है, जैसे मान लो कोई भी मौसम संबंधी है, वो गांव में किसके द्वारा फैलती है? वो इनके आईसीटी के द्वारा ही तो फैलती है। जो भी नॉलेज है, जो भी तकनीक है, उसको अगर किसानों तक पहुंचाना चाहिए तो इन्हीं माध्यमों का ज्यादातर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आईसीटी इस प्रकार से क्या है, जो आपदा प्रबंधन है, कृषि से जो पर्यावरण प्रबंधन है, ये सारी की इंफॉर्मेशन किसके द्वारा देते हैं? आईसीटी के द्वारा, जो कि किसानों तक पहुंचती है। आईसीटी इस प्रकार से एग्रीकल्चर में क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। देखो इसके बाद में अपना है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है ये एक प्रकार के क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करने का, संचालन करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और सबसे पहले अपन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम समझो आप सबसे पहले, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेस हैं उनको क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। मतलब ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तो हार्डवेयर और जो एक होता है यूजर, एक क्या होता है? यूजर। इनके मध्य क्या करता है? यह कार्य करता है। और ये सभी जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। और हार्डवेयर को क्या करता है? यह कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका प्राइमरी गोल तो क्या है? यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर को हेल्प करता है। और इसके अलावा सेकेंडरी गोल है इसका इफिशियंसी, मतलब दक्षता बढ़ाना। इसके बाद में है फंक्शन की बात करें कि इसके क्या क्या कार्य हैं। इसके कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट और जो मेमोरी मैनेजमेंट है। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस कौन सी? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों का क्या करता है? मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट का यह मुख्यतः है कार्य करता है। इसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? टाइप्स ऑफ और ऑपरेटिंग सिस्टम देखो साथियों, सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी में? प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इन सभी को क्या करना? मैनेजमेंट करना। तो इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये क्या था? सबसे धीमा था, सबसे क्या था? स्लोवेस्ट था।
अब इसके बाद में देखो ये सबसे क्या था, स्लोवेस्ट मतलब सबसे धीमी गति से ये क्या करता था, कार्य करता था। और यह यूजर के साथ में जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, तो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। मतलब जो कंप्यूटर है और जो यूजर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर से क्या नहीं कर पाता था, इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। और इसमें समान प्रकार की जो टास्क है, समान प्रकार की टास्क है, उनको एक प्रकार से बैच बना दिया जाता था। और इसके अलावा इसमें एक टास्क कंप्लीट होने के बाद में ही दूसरा टास्क, मतलब जैसे मान लो एक कोई कार्य है, जब वो कंप्लीट होगा ना तब दूसरा कार्य होना स्टार्ट होगा। मतलब एक टास्क होने से बाद में ही दूसरा टास्क इसमें क्या होता है, शुरू होता है। और यह सबसे पुराना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पुराना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, टाइम शेयरिंग एक प्रकार की तकनीकी है जिसकी सहायता से लोग अलग अलग टर्मिनल पर बैठकर समय सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यह सिस्टम, यह हर सिस्टम को कुछ समय प्रदान करता है और एक निश्चित क्या करता है, समय प्रदान करता है। जैसे एटीएम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक समय में एक यूजर ही क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। यह है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक समय एक से ज्यादा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो आ जाएगा। इसके बाद में है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे एंड्रॉइड हुआ और विंडो हुआ। इसके बाद में है नेक्स्ट सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार में केवल एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, जैसे MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसर है एक फिजिकल मेमोरी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का क्या है, कार्यकर है जिसमें एक समय में कई कार्य कर सकता है। क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक समय में कई प्रकार के कार्य कर सकता है। और यह मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी तरह ही होता है। और इसके बाद में है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर कंप्यूटर में क्या होता है, यूज होता है, जैसे विंडो NT हुआ। इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसमें देखो जब अनेक जो स्वतंत्र जो कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह यूज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट भारत में ई एग्रीकल्चर। क्या है, भारत में ई एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है जिसमें देखो भारत में जो कृषक होते हैं उनको कृषि उद्देश्य के लिए सूचना या ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, आवश्यकता है। जो भारत में जो भी किसान हैं उनको कृषि के उद्देश्य के लिए सूचना और जो ICT है उसका उपयोग क्या है, आवश्यक है। और भारत में खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए ICT का क्या है, आवश्यकता। ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जिसके द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर सके। अब नई नई टेक्नोलॉजीज वो ICT के द्वारा प्राप्त होगी, इनके द्वारा प्राप्त होगी, तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। अब देखो ई कृषि का प्रयोग निम्न सूचनाओं की जानकारी के लिए आवश्यक है। पहला है नकदी फसलों का बाजार मूल्य, जैसे मान लो
कोई भी फसलें हैं उनका बाजार का भाव ही अगर नहीं पता है किसानों को, उनका भाव ही टाइम से नहीं पता चल रहा है, तो वो समय पर और अच्छे भाव में फसलों को नहीं क्रय कर पाए, नहीं बेच पाएंगे। देखो शहरों में उत्पादों की मांग एवं पूर्ति, शहरों में मांग की कौन से उत्पाद की है, जिसे अगर कोई किसान है उस किसान को पता चले कि ये सबसे ज़्यादा भाव और सबसे ज़्यादा मांग गंवार की है, तो वो गंवार का प्रोडक्शन करेगा। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा शहरों के बारे में, वो जाकर इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना लाएगा। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर का महत्व है। परिवहन शुल्क, इससे क्या होगा, परिवहन शुल्क से जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी अगर घर पर बैठे ही उनको मिल रही है, कोई सूचना मिल रही है, तो परिवहन शुल्क नहीं लगेगा। कृषकों के लिए सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है वो भी ICT के द्वारा, ई एग्रीकल्चर के द्वारा पता चलती है। कृषकों के लिए ऋण योजनाओं की जानकारी हो जाएगी, और उत्पाद बाजार के लिए ये सारी जो है ई एग्रीकल्चर जो ICT है इसका उपयोग होता है। अब कृषि में जो ICT है इसका क्या यूज किया जाता है, देखो सबसे पहले है मूल्यों की सूचना, इसके बाद में सफल और असफल कहानी और समाचार मिलते हैं। इसके अलावा कृषि लाइब्रेरी, इसके अलावा खरीदना और बेचने की इंफॉर्मेशन मिलती है, सहायक संस्थान, और इसके अलावा कृषि संबंधी विवरण, कृषि नौकरी और प्रशिक्षण में घटनाएं, और कृषि में समुदाय, कृषि से समुदाय, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा मिलती है, ICT का यूज इन चीजों में किया जा रहा है। आई होप समझ में आया होगा। रोल ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर अपन ने पहले चर्चा कर ही ली थी। अब इसके बाद में है कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर की भी तो एक भाषा होती है ना समझने की, ऐसे थोड़ा ना है कि हर कोई भाषा ही समझ लेगा, मारवाड़ी भी समझ लेगा और हर कोई समझ लेगा, उसके लिए भी एक क्या होती है, भाषा होती है। देखो सबसे पहले कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, यह कौन सी भाषा को समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। कौन सी लैंग्वेज को समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यह मुख्यतः समझता है। देखो कंप्यूटर भाषा वह भाग है जिसमें प्रोग्राम क्या होता है, लिखा जाता है, और इस भाषा में जो लिखे निर्देश होते हैं कंप्यूटर सीधा या किसी अनुवादक होता है, जैसे कोई कंपाइलर हुआ, कोई इंटरप्रेटर हुआ और कोई असेंबलर हुआ, इसकी सहायता से क्या कर लेता है, समझ लेता है। ये क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर भाषा है वो कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में क्या करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है। और इसके अलावा अपन बात करें कि जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। पहली है LLL और दूसरी कौन सी है, HLL। देखो सबसे पहली है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है साथियों, वह भाषाएं जो कि अपने जो संकेत होते हैं वो मशीनी संकेत को बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहते हैं, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। दोबारा से समझ लो कि वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक का या ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं करती, उनको कौन सी भाषाएं कहते हैं, उन्हें कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन सी होती है, ये पहली होती है, पहला एग्जाम्पल है मशीनी भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा। कौन सी है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा के बीच में अंतर भी पूछा गया है। सबसे पहले देखो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में क्या होता है, इस भाषा में जो प्रोग्राम द्विआधारी जो बाइनरी डिजिट्स होती है इस भाषा में लिखा जाता है। मशीनरी भाषा में, बाइनरी भाषा में लिखा जाता है, जिसको कंप्यूटर अनुवादक सीधा क्या कर लेता है, समझ लेता है। कंप्यूटर जो प्रणाली होती है इसमें सिर्फ अंकों के संकेतों को ही क्या किया जाता है, समझा जाता है, जो कि बाइनरी रूप में होता है, 1 या 0 के रूप में। इसके बाद में देखो अतः कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी मतलब 1 या 0 में ही उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, कोई भी चीज है उसको, कोई भी डाटा है।
और जो निर्देश है वो बाइनरी कोड में ही उन कंप्यूटर तक क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। अब इसके बाद में देखो दूसरी अपनी भाषा है असेंबली भाषा। कौन सी भाषा है साथियों, दूसरी अपनी है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में देखो, असेंबली भाषा में जो निर्देश है वो अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे NOV, ADD, SUB, और इसे क्या कहते हैं, निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, निमोनिक कोड कहते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना क्या होता है, आसान होता है। मतलब मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है। और इसके अलावा कि यह बाइनरी कोड को समझता है। कौन से कोड को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। ये कौन सी है, अपनी असेंबली भाषा। और इसके बाद में चलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी है दूसरी, हाई लेवल लैंग्वेज। देखो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये भाषाएं कंप्यूटर पर आधारित न होकर समस्या के हल की ओर ध्यान देती है। किसकी ओर, कंप्यूटर पर आधारित न होकर किसकी ओर ध्यान देती है, समस्या के हल की ओर ध्यान देती है। और इनके द्वारा जो अंग्रेजी भाषा और गणितीय संकेत होते हैं इनमें इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है सुविधाजनक लक्षणों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को। और इसके बाद में देखो इसका अर्थ क्या है, जो इसका अर्थ ये है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है साथियों, मशीन पर निर्भर करती है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये अनेक प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, देखो पहली है अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग, दूसरी है बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, तीसरी है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और चौथी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पांचवी कौन सी है, स्टायरिंग लिस्ट प्रोसेसिंग। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे अपन पेपर देखते हैं 2021-22 का। कौन सा देखते हैं साथियों, 2021-22 का पेपर। देखो अब चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपनी डेफिनेशन पूछी गई है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखो क्या है LAN। LAN किसे कहा जाता है, मतलब जो LAN क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा है, प्राइवेट नेटवर्क है जो कि बिल्डिंग और कैंपस में क्या करता है, वर्क करता है। एक मान लो कोई बिल्डिंग है या एक क्या है, कोई कैंपस है, उसमें ही क्या करता है, ये मोस्टली वर्क करता है, जिसे क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक लोकल एरिया में, एक छोटे से एरिया में क्या करता है, यह कार्य करता है। इस नेटवर्क की साइज क्या होती है, पर्सनल जो एरिया नेटवर्क है इसकी तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। एक तो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है कौन सा, लोकल एरिया। मतलब एक बड़े एरिया में क्या होता है, ये LAN होता है, और इसकी देखें तो कुछ किलोमीटर तक ही इसकी क्या होती है, साइज होती है, मतलब उसका एरिया होता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, मतलब इसमें पूछ रहा है कन्वर्ट 12710 इंटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका बाइनरी रूप हो जाएगा 111111। कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क्या आ जाएगा,
111। 127 का क्या है, यहाँ बाइनरी रूप है। इसके बाद में देखो आगे की ओर हैं, अपने को पूछ रखे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में। किसके रूप में, इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में पूछा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अपन कंप्लीट चर्चा कर लिए थे, प्रिंटर के टाइप वगैरह सब कुछ। प्रिंटर क्या था, आउटपुट डिवाइस थी। कैसी थी, आउटपुट डिवाइस, जिसकी अपन कंप्लीट चर्चा कर लिए थे। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अब इसके बाद में पूछा गया है HTML। HTML क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसके बारे में पूछा गया है, HTML के बारे में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो HTML की फुल फॉर्म देख ली। इसके बाद में देखो इसका इसका यूज किसके लिए होता है, वेब पेज बनाने के लिए। किसके लिए, वेब पेज बनाने के लिए होता है। और HTML को टिम बर्नर्स-लिन ने इसको डेवलप किया गया था 1991 में। HTML एक टैग पर आधारित क्या है, लैंग्वेज है, और टैग और एलिमेंट का क्या करती है, यह यूज करती है। इसके बाद में देखो इसमें जो HTML डॉक्यूमेंट है वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल के रूप में होता है। अब इसके बाद में देखो हाइपर क्या है, हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है, मतलब अपन ने इसकी फुल फॉर्म देखी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो सबसे पहले है हाइपर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वेब जो सीक्वेंस में काम नहीं करती है, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। मतलब जो वेब है वो सीक्वेंस में क्या नहीं करती, काम नहीं करती, जैसा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें होता है। इसमें एक स्टेटमेंट के बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर HTML फाइल में कोई लिंक हो तो उसे यूजर उस लिंक पर क्या करता है, क्लिक करता है, और क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और HTML फाइल क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है साथियों, इंडिपेंडेंट होती है। इसके बाद में देखो टेक्स्ट को फॉर्मेट करके वेब पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करके वेब पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में देखो मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से है। मार्कअप का मतलब किसके से है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से है, जिसमें टेक्स्ट को टेक्स्ट के द्वारा क्या करते हैं, मार्क करते हैं। और इसके बाद में देखो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज। HTML एक क्या है, लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए उपयोग में ली जाती है। अब इसके बाद में HTML के कुछ वर्जन्स हैं, और इसके अलावा HTML है, इसके बेसिक टूल्स हैं 2 प्रकार के। अब इसके बाद में है मेमोरी। क्या है, मेमोरी, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। मेमोरी के बारे में कंप्लीट अपन पढ़ चुके हैं कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन वगैरह भी अपन डिटेल से चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में अपना पेपर नंबर आता है 2022-23। कौन सा पेपर आता है, 2022-23 आता है। इसमें क्या पूछ रखा है, देखो इसमें सबसे पहले हैं बारकोड रीडर। क्या होता है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु या सामने लगे हुए बारकोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसका कार्य क्या होता है, कोई सामने कोई वस्तु लगी हुई है और उस पर कोई बारकोड है, उसको स्कैन करने के लिए, जैसे फोन पे में आपने नहीं देखा क्या, उसको स्कैन करने के लिए या रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सही। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे हैं 255 को किसके रूप में बदलना है, बाइनरी रूप में। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्या आ जाएंगे, 7 1 आ जाएंगे, और वो किसका आ जाएगा, 255 का बाइनरी रूप। अब देखो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है
और वर्क स्टेशन है, इसमें क्या अंतर है? देखो इसमें अंतर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जो उपयोग होता है वो सर्वर सेवाओं और आदि को होस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति वास्तव में केवल रख रखाव करने में और नई सेवाओं को स्थापित करने के लिए मेन फ्रेम में लॉगिन करता है। और वर्क स्टेशन वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग उपयोगकर्ता काम करने के लिए और इसके अलावा इसके लिए करेंगे। और मेन फ्रेम क्या होते हैं? बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत अधिक रैम होती है इनकी, और सीपीयू जो संभावित होते हैं, जो संभावित नेटवर्क होते हैं इसमें होते हैं। कौन से में? मेन फ्रेम में। अब इसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा आता है? कंप्यूटर नेटवर्क। देखो साथियों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, और उनके मध्य जो डाटा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। देखो, जब कंप्यूटरों का समूह है उसमें समान और असमान भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इनके मध्य जो डाटा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। सामान्य शब्दों में कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो डाटा संचरण के लिए होता है, जिसके कारण अपन क्या कर सके? डाटा को आदान प्रदान कर सके। इसके बाद में देखो, एक जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है ये डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसके बाद में देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क दे रखा है। इसमें सबसे पहले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, और ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टेड मेथड, और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके बाद में है टोपोलॉजी क्या है और टोपोलॉजी के प्रकार क्या है। देखो, टोपोलॉजी अभी अपन ने एक बात की थी कि टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। देखो, टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क स्ट्रक्चर या आकृति को दर्शाता है। नेटवर्क के स्ट्रक्चर और आकृति को दर्शाता है, यानी कि कैसे नेटवर्क के कंपोनेंट्स की जो नोड्स होती है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, मतलब आपस में डाटा ट्रांसफर करते हैं, इसको दर्शाता है। और जो टोपोलॉजी है वो मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है ग्रीक भाषा के। एक तो टोपो शब्द है और एक कौन सा है? लॉजी शब्द। कौन सा है? टोपो शब्द और लॉजी। टोपो का मतलब होता है एक प्लेस या जगह, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी या लोगस। अब अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी इनका क्लासिफिकेशन। किसका? नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। देखो, टोपोलॉजी के आधार पर जो अपना नेटवर्क है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? उसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है बस टोपोलॉजी। कौन सा है? बस टोपोलॉजी। इस प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है इसमें सभी डिवाइस होती है वो कॉमन केबल से क्या होती है? एक ही केबल से सभी डिवाइसेस आपस में क्या होती है? कनेक्टेड होती है। वो क्या है? बस टोपोलॉजी। और इसमें देखो, कॉमन केबल के दोनों जो एंड के पॉइंट है वो डिवाइस के टर्मिनेट रहते हैं, और जिसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटर कहते हैं। और यह एक क्या है? सरल नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसमें एक ही प्रकार की केबल होती है जिससे सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जिससे उसमें डाटा का क्या हो सकता है? सभी कंप्यूटर्स में ट्रांसफर हो सकता है। इसे बोलते हैं कौन सा?
बस टोपोलॉजी। इसके बाद में है नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। कौन सा है? स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस एक कॉमन सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं। किससे? कॉमन सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं। प्रत्येक डिवाइस सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट लिंक के द्वारा क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। और जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें डाटा डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और इसके अलावा सबसे पहले डाटा सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस में, मतलब सारी जो डिवाइसेस होती है सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस से जुड़ी होती है, सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं। और सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो सबसे पहले किसमें आएगा? जो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है उसमें आएगा, उसके बाद में दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। तो ये कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद में है नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी। इसमें देखो, इसमें व्यापक रूप से LAN लोकल एरिया है और जो नेटवर्क है इसका यूज किया जाता है। इसमें सभी डिवाइसेस होती है वो डिवाइस से क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। क्या रहती है साथियों? कनेक्टेड रहती है सभी डिवाइसेस से। और इसके अलावा जो टोपोलॉजी है इसमें जो डाटा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। किसमें होता है? एक ही दिशा में डाटा का क्या होता है? प्रवाह होता है। सभी डिवाइसेस एक रिपीटर की तरह क्या करती है? कार्य करती है। एक रिंग के वलय आकार में क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। रिंग के वलय आकार में क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। और इस प्रकार से डाटा का ही क्या होता है? प्रवाह होता है। अब इसके बाद में है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? इस टोपोलॉजी में डिवाइसेस अलग अलग प्रकार की लेवल में क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। और सबसे ऊपर जो लेवल की टॉप लेवल की जो डिवाइस है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और ये रूट डिवाइस अन्य जो लोअर लेवल की जो डिवाइसेस है इनसे क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। और ये लोअर जो डिवाइसेस हैं ये 2 पॉइंट लिंक द्वारा रूट डिवाइस से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। और इन डिवाइसों में क्या होता है? आपस में डाटाज का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसके बाद में देखो, मैश टोपोलॉजी। कौन सी है साथियों? मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? इस टोपोलॉजी में जो सभी डिवाइसेस होती है प्रत्येक डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट वे में क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट वे में क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है फुल्ली कनेक्टेड और दूसरी कौन सी है? पार्शियली कनेक्टेड। अब देखो, ये अपने टोपोलॉजी के आधार पर जो अपना जो नेटवर्क था इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अब है सबसे पहले है एक ऐप है जिसके बारे में आपको पूछा गया था एग्जाम में, कृषि ज्ञान ऐप। कौन सा है? कृषि ज्ञान ऐप। कृषि ज्ञान ऐप का क्या यूज होता है? इस ऐप में खेती किसानी के अलावा पशुपालन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन से जुड़े जो भी ग्रामीणों के लिए जानकारियां होती है वो कृषि ज्ञान ऐप में उपस्थित होती है। और इस ऐप में फसल उत्पादन की उन्नत तकनीकें, बीज, खाद, उर्वरक और खेती की जो नई तकनीकें होती है इनकी ट्रेनिंग और फसल की जो मार्केटिंग है इससे रिलेटेड क्या होती है? जानकारियां मौजूद होती है। इसके बाद में देखो साथियों आगे है नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ किसान ऐप। किसान ऐप का यूज किस लिए होता है? देखो, सबसे पहले है किसान यूज का यूज होता है वेदर के लिए, डीलर्स के लिए, मार्केट प्राइस जानने के लिए और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, एग्रो एडवाइजर्स के लिए और कॉन्टेक्ट केसीसी मतलब केसीसी जो लोन होता है उसके लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन्स, इन सभी की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए जो अपना ऐप होता है वो यूज में आता है। और किसान सुविधा ऐप हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऐप है अपना इफक्को किसान मोबाइल ऐप। कौन सा है? इफक्को जो किसान मोबाइल ऐप है इसके क्या क्या फायदे हैं? जो इफक्को किसान मोबाइल ऐप है इसे खेतीबाड़ी से जुड़ी जो जानकारी होती है वो सारी मिलती है। देखो, किसानों को आधुनिक खेती सीखने और उसका लाभ लेने के लिए मोबाइल को सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, इस मोबाइल ऐप से जुड़कर
किसान अपनी समस्याओं और कृषि वैज्ञानिकों से साझा करके उनका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा है इसके जरिए किसानों को विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं और मंडी में जो भाव की जानकारियां हैं ये प्रदान की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप ना कि मौसम की जो चाल है और मौसम पर आधारित जो मौसम की जो जानकारियां हैं वो इस मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा है जो फसलों को अनुसार जो सही प्रकार का एक परफेक्ट मात्रा में जो पोषण देना होता है उसकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है फसलों के लिए उन्नत बीज और खाद उर्वरकों की इस्तेमाल की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होती है और सही मायनों में किसानों के लिए बड़ा हेल्पिंग क्या है हैंड है, जिसमें जो नई प्रकार की जो कृषि की जो तकनीकियाँ होती है, आधुनिक मशीनें होती हैं, इनकी भी जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा जो खेती बाड़ी होती है इससे जानकारियाँ फोटो और वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा आगे की ओर चले तो आगे हैं इनपुट डिवाइसेस। कौन सी है? इनपुट डिवाइसेस, जिनकी अपन ने चर्चा कर ली थी सबसे पहले। इनपुट डिवाइसेस की चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में अपना पेपर सॉल्यूशन और जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट होता है साथियों। इसके बाद में जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास देखेंगे और सभी क्लासेस के पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ अपन अवेलेबल करवाएंगे। चैनल पर नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी साथियों के साथ क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।